Hello guys, welcome to BioQuest, and in this video we are going to discuss transcription in eukaryotes. So जैसा कि आप जानते हैं अब तक हमने बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन या फिर हम कहें कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ वी नीड टू मूव ऑन टू द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. तो देखिए बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्शन है इसकी जो केमिस्ट्री है वो आपकी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम रहने वाली है एंड इट विल अगेन देयर विल बी थ्री प्रोसेसेस. ऑब्वियसली देयर विल बी इनिशिएशन and then there will be elongation, right, and that will be followed by termination. तो आपके जो तीनों स्टेप्स हैं ये आपके सेम रहने वाले हैं यहाँ पे भी. हालांकि यहाँ पे एक चीज़ जो है आपकी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, या फिर मैं कहूँ टू बी मोर स्पेसिफिक आरएनए प्रोसेसिंग, राइट. सो दैट विल ऑल्सो बी एडेड ऑन. हालांकि इस वीडियो में हम सिर्फ दो आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में ही पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कैपिंग जो है जिसमें आप एक मिथाइल गुआनिन कैप ऐड करेंगे, एंड सेकेंड वन पॉली एडेनाइलेशन, या फिर जिसमें पॉली ए टेल भी आप इसको बोल सकते हैं, वो भी हम इसी वीडियो में स्टडी करेंगे. हालांकि एक और है जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग. आई होप कि आपने नाम सुना होगा, स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA मोर स्पेसिफिकली टॉकिंग. और इसके साथ साथ कुछ और मॉडिफिकेशंस ऑफ आरएनए भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आरएनए मॉडिफिकेशन. तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं क्योंकि आरएनए मॉडिफिकेशन आपको मेनली मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ, स्प्लाइसिंग आपको यूजुअली देखने को मिलती है एमआरएनए में, और जो आरएनए मॉडिफिकेशंस हैं वो आपकी बाकी आरएनए में देखने को मिलेंगी, जैसे टीआरएनए, आरआरएनए, इस तरह के जो हैं वहाँ पे. लेकिन इस वीडियो में ऑब्वियसली हम सिर्फ आरएनए प्रोसेसिंग में कैपिंग और पॉली ए टेल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये आपकी इलोंगेशन और टर्मिनेशन के बीच में हो जाती हैं. सो दैट्स वाई इनको हम यहीं पर डिस्कस करेंगे. हालांकि स्प्लाइसिंग जो है वो आपकी फॉलोड यू कैन से टर्मिनेशन के जस्ट बाद आपकी स्प्लाइसिंग और आरएनए मॉडिफिकेशंस होती हैं. तो इनको हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम एक अलग से सेगमेंट देखेंगे आरएनए प्रोसेसिंग का. तो मूव आगे चलने से पहले देखिए, सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना जरूरी है कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स है इसमें क्या डिफरेंस है. बेसिकली आपके पास जैसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैंने कहा कि काफ़ी सिमिलर हैं. सो यहाँ पे हम ये तो लिख सकते हैं कि इट इज़ सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स, लेकिन दो आपके पास मेन डिफरेंसेस हैं यहाँ पे, राइट. वो दो मेन डिफरेंसेस क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा. आई होप कि आपको पता होगा कि जो यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर तीन पॉलीमरेजेस मेनली पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास हैं पोल 1, और जब भी मैं कहूँ पोल 1 इट मीन्स आरएनए पोल 1. आपके पास है आरएनए पोल 2, आपके पास है आरएनए पोल 3. तो आपके पास प्रोकैरियोट्स में जहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज था, यहाँ पे आपके पास तीन आरएनए पॉलीमरेजेस हैं. इसके साथ साथ आपको आरएनए पॉलीमरेज 4 और 5 भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये स्पेसिफिकली आपको यू कैन से प्लांट्स के अंदर आपके मेनली देखे जाते हैं. जो आरएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 हैं, दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द केस ऑफ प्लांट्स. ये आपका एक मेन डिफरेंस है. क्योंकि तो मैं इनको देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में करना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सिर्फ आपके प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं हम कि प्लांट्स ओनली. सो दीज आर प्लांट स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेजेस. तो ये है आपका पहला डिफरेंस कि आरएनए पॉलीमरेजेस की जो यू कैन से टाइप्स है वो आपकी ज़्यादा है यूकैरियोट्स में. सेकंड जो मैं मेन डिफरेंस कहूँगा वो है आपके जो आपके फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आपके इनिशिएशन में इनिशिएशन फैक्टर्स देखने को मिलेंगे, फिर एलोंगेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर्स. तो यहाँ पे आपके पास वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर प्रोकैरियोट्स की मैं बात करूँ, तो प्रोकैरियोट्स में आपके पास एक ही फैक्टर था, इनिशिएशन फैक्टर, जिसको हम बोलते थे सिग्मा, राइट. हमने ई कोलाई का एग्जांपल भी लिया था, जिसमें मैंने आई थिंक आपको सिग्मा 70 को हमने डिस्कस किया था. लेकिन यूकैरियोट्स में ये बात है आपकी प्रोकैरियोट्स की, राइट. लेकिन यूकैरियोट्स में जो ये हैं ये आपके यू कैन से इनको हम रिप्लेस करते हैं जीटीएफ से. जीटीएफ स्टैंड्स फॉर जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, राइट. तो आपके यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जिनको हम सिंपली एक साथ अगर लिखना चाहें तो हम ये टर्म यूज़ करते हैं जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के. तो ये आपके जो हैं दो मेन डिफरेंसेस हैं यहाँ पे. और एक और, हालांकि ये मैं कहूँगा कि डिफरेंस है ओबियसली, वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जो आपकी प्रोमोटर सीक्वेंसेस हैं उसमें. तो ये तो है ही. इसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल ये आपका पहला डिफरेंस है, दिस इज द सेकेंड वन. एंड इफ आई हैव टू मैंशन थर्ड वन, दैट विल बी द प्रोमोटर सीक्वेंसेस. यहाँ की आपको प्रोमोटर सीक्वेंस जो है वो अलग देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक वन. बट बेयर विद मी, हम एक्चुअली इसी से शुरू करते हैं. देखिए ये जो है
आपको पता ही है, ये हम ओबियसली स्टार्टिंग जो है हम मेन से ही करेंगे। RNA पॉलीमरेज 2 जो आपको पता होगा, दैट इज़ द मेन वन, जो आपका mRNA के लिए कोड करता है। RNA पोल 1 पोल 3 जो है आपके वो tRNA rRNA के लिए कोडिंग करते हैं, बट RNA पोल 2 इट गोज फॉर mRNA एंड वी विल बी स्पेसिफिकली स्टार्टिंग विद दैट। हालांकि RNA पोल 1 2 3 तीनों के जो इलोंगेशन मैकेनिज्म्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, तो जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है वो आपके बेसिकली प्रोमोटर सीक्वेंसेस में ही है। ये तो यहाँ पे हम पोल 2 से शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसी की जो है प्रोमोटर सीक्वेंस देखते हैं कि सबसे पहले क्या यहाँ पे चेंजेस हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं आपके एक यूकैरियोटिक प्रोमोटर सीक्वेंस और प्रोकैरियोटिक वन में। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपके सामने एक यूकैरियोटिक प्रमोटर। सो यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं दैट ये आपका क्या है, एक यूकैरियोटिक प्रमोटर। और जैसे आई थिंक आपको देखते ही पता लग गया होगा कि जो आपका यूकैरियोटिक प्रमोटर है ये काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आपको प्रोकैरियोटिक याद है तो वहाँ पे आपके पास -10 एलिमेंट और -35 एलिमेंट जो थे वो आपके मेन वन से, इसके साथ साथ एक्सटेंडेड -10 अप एलिमेंट, ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे, डिस्क्रिमिनेटर सीक्वेंस। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी एकदम से अलग दिख रहा है। तो सबसे पहले आइए इसको डिकोड करते हैं, ये है क्या हमारे पास। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ये आपके एलिमेंट्स हैं, जो प्रोमोटर एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं, और ये इनके नीचे रिस्पेक्टिव सीक्वेंसेस दे रखी है। ओके, तो जो रिस्पेक्टिव सीक्वेंसेस हैं ये यहाँ पे मेंशन है, अगर आपको देखना हो तो। सबसे पहली बात तो ये कि जो ये आपकी यूजुअली ये 40 to 60 न्यूक्लियोटाइड्स आपकी, या बेस पेयर आप कहें 40 to 60 आपके न्यूक्लियोटाइड्स लंबी होती है, राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक आई थिंक जो आप देखते ही पहचान जाएंगे, दैट इज योर टाटा बॉक्स, राइट, द टाटा एलिमेंट और द टाटा बॉक्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। अगेन इसको हम टाटा बॉक्स इसलिए बोलते हैं, इसके अंदर 80 सीक्वेंसेस जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं, 80 दैट्स वाई, राइट, और T80 सेम थिंग। देन यहाँ पे आपके पास है एक BRE एलिमेंट, राइट, इनिशिएटर एलिमेंट, और आपके पास यहाँ पे DCA भी है, राइट। इनको हम ये जो देखिए यहाँ से आपकी ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है, तो इस चीज़ को एक्चुअली मैं यहाँ पे मेंशन भी करना चाहूँगा। ट्रांसक्रिप्शन आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, आपको पता होगा अपस्ट्रीम, और एक्चुअली नॉट यहाँ से, माय बैड, आपकी बिल्कुल यहाँ से शुरू हो रही है, जहाँ पे इन्होंने एक्चुअली मेंशन किया है, मैं देख नहीं पाया था। तो यहाँ से आपको पता होगा कि दो होते हैं आपके पास, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। तो ये इसके बाद इनिशिएटर के बाद जो आपकी इनिशिएटर के बाद जो आपके ये प्रोमोटर एलिमेंट्स हैं, इनको हम यूजुअली बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये हैं डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट्स। सो इनको मेंशन करते हैं यहाँ पे, दीज आर डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट्स, राइट। इसके अंदर आपके पास हैं DCE, DPE और MTE भी होता है यहाँ पे एक, इट इज़ नॉट मेंशन्ड, बट बेसिकली इसमें क्या है आपके पास, DCE हैं आपके पास, DPE हैं आपके पास, समटाइम्स प्रेजेंट होते हैं, MTE भी प्रेजेंट होते हैं। और अगेन यहाँ पे मैं एक बात फिर से बताना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रेजेंट हो। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास टाटा बॉक्स इनिशिएटर है, BRE है, लेकिन मान लीजिए कि DPE नहीं है और MTE नहीं है, सो इट इज़ नॉट दैट्स अ कॉमन थिंग। हालांकि कुछ कॉम्बिनेशंस जो हैं वो यूजुअली देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यूजुअली टाटा बॉक्स है, जो कि आमतौर पे देखा ही जाता है, तो उनके अंदर टाटा बॉक्स जो है वो DCE के साथ यूजुअली आता है, राइट। और इसी के साथ साथ एक ये भी है कि जो इनिशिएटर है वो आपका मोस्ट कॉमन फाउंड एलिमेंट है, राइट। और इनिशिएटर और टाटा बॉक्स कुछ इस तरीके से मिलते हैं, आपको टाटा बॉक्स मिलेगा, फिर अगर इनिशिएटर है तो उसके साथ DPE जो है वो आपका यूजुअली आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे अलग अलग जो है प्रमोटर एलिमेंट्स हैं आपके पास, राइट। सो लेट्स डिस्कस देम। और ये जो आपके अपस्ट्रीम हैं, फॉर एग्जांपल BRE एंड जो आपका टाटा बॉक्स है, इनको हम इनके बाद भी यहाँ पे और भी सीक्वेंसेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। वो यहाँ पे दिखाई नहीं गई हैं, इनको हम एक्चुअली, मैं यहाँ पे स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा कि along with these, इनके साथ साथ, right, along with these we have something that we call regulator sequences। तो ये भी आपको देखने को मिलेंगी।
और इनको हम मोर स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे जब हम ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के अंदर, तो वहाँ पे हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें यूजुअली आपके क्या क्या होते हैं, आपको इन्हेंसर देखने को मिलेंगे जो कि नाम से ही बता रहे हैं कि इन्हेंस करते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन को यूजुअली। एक और चीज़ देखने को मिलेगी आपको जिनको हम बोलते हैं बाउंड्री एलिमेंट्स। इसी के साथ साथ आपको इंसुलेटर्स भी देखने को मिलेंगे। ये बस मैं मेंशन कर रहा हूँ, इनको एक्सप्लेन हम तब करेंगे जब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो जब हम डिस्कस कर रहे होंगे ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। इसके साथ साथ यहाँ पे एक्टिवेशन सीक्वेंसेस भी होती हैं जो कि यूजुअली उनको बोला जाता है अपस्ट्रीम एक्टिवेटर सीक्वेंसेस। तो ये भी आपकी प्रेजेंट हो सकती है, राइट। और इनको एक्चुअली हम ज़्यादातर लोग शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं जिनको हम बोलते हैं UAS, नॉट USA, UAS। तो ये आपकी यहाँ पे अलग अलग जो हैं रेगुलेटर सीक्वेंस जो हैं वो भी प्रेजेंट होती है। ओके, तो इसके साथ अब देखिए हम आई थिंक अब इसके बाद हम चल सकते हैं कि यूजुअली आपको पता होगा कि इनिशिएशन होने से पहले आपके पास एक प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर आपको याद हो प्रोकैरियोट्स के केस में मैंने आपको बताया था क्लोज कॉम्प्लेक्स, ओपन कॉम्प्लेक्स, प्रोमोटर एस्केप एंड ऑल दैट। वो चीज़ें यहाँ पे भी होंगी। क्लोज कॉम्प्लेक्स वो आप देखते जाइए कैसे कैसे है, राइट। प्रोमोटर एस्केप यहाँ भी होगा। यहाँ पे ज़्यादातर यू कैन से क्लोज कॉम्प्लेक्स और ओपन कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, बट स्टिल आइए देखते हैं। तो ये जो GTFs हैं, फॉर एग्जाम्पल जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और बता दूँ, टाटा बॉक्स का आपको पता चल गया। टाटा बॉक्स क्या होता है? BRE आई थिंक स्टैंड्स फॉर रिकॉग्निशन एलिमेंट, RE स्टैंड्स फॉर रिकॉग्निशन एलिमेंट, और B जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B के लिए यूज होता है। देखिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, फॉर एग्जाम्पल हम RNA पॉलीमरेज 2 को लेके चल रहे हैं ना, तो इसके जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे उनको हम ऐसे ही लिखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2। उसके आगे अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। ओके, तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 अगर है तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो RNA पॉलीमरेज 2 की बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आई थिंक आप डिस्कस करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब आप कहेंगे सर इनको आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे। मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये जो सारी आपकी यहाँ पे टर्म्स है ना, TBP विच स्टैंड्स फॉर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ऑब्वियसली, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, इनिशिएटर, DCE, DPE, MTE, इन सबको हम डिस्कस करेंगे जब हम प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स अभी बनाने जा रहे हैं। उसमें हम इनको इनके फंक्शंस के साथ ही देखते हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं इसमें क्या क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले आपको पता ही होगा, शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकंड, लेट्स न्यू स्क्रीन पे चलते हैं हम थोड़ा सा यहाँ से, और अब हम डिस्कस करेंगे आपका द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, राइट। तो यहाँ पे है आपका द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बेसिकली बनाता कौन है? देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। प्रोमोटर के ऊपर सब जो हो रहा है, तो बाइंडिंग हो रही है, तो हम प्रोमोटर तो ऑब्वियसली वहाँ पे होगा। साथ में यूजुअली आपका RNA पॉलीमरेज होगा, राइट। और RNA पॉलीमरेज 2 हम लेके चल रहे हैं तो वो मैं मेंशन करूँगा। साथ में जो आपके जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो आपके यहाँ पे मेंशन होंगे। अब देखिए आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं होता कैसे है। इट ऑल यहाँ पे एक सिंपल सी इनका एक मैं कह सकता हूँ कि मैकेनिज्म है जिस तरीके से ये यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। सो इसके लिए अगेन मैं एक पिक्चर का यूज़ करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये आ गया आपका प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। कैसे बनता है उस चीज़ के बारे में, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ होती है वो क्या है कि जो आपका प्रमोटर है उसके ऊपर आपने देखा कि टाटा बॉक्स जो है वो प्रेजेंट है। और टाटा बॉक्स जो है स्टार्टिंग वहीं से हो गया आपका टाटा एलिमेंट, मैं इसको बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये आपका प्रेजेंट होता है आई थिंक अराउंड इसकी पोजीशन होती है -30 के आसपास, -30 बेस पेयर्स जो है। माइनस का मतलब ये अपस्ट्रीम है ऑब्वियसली, यहाँ से शुरू होती है। और इसको रिकॉग्नाइज करने का काम जो आपके टाटा एलिमेंट है यहाँ पे, इसको रिकॉग्नाइज करने का काम आप जैसा कि यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं ये करते हैं। आई थिंक आपका होता है टाटा बाइंडिंग, लेट्स कीप द B कैपिटल, एंड प्रोटीन। सो दैट सिंपली स्टैंड्स फॉर TBP। इसके साथ साथ यहाँ पे टैफ भी होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे टैफ क्या है, तो टैफ भी इसके साथ कुछ प्रोटीन्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं टाटा एसोसिएटेड, यू कैन से TBP एसोसिएटेड, माय बैड। जो आपके TBP एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं वो इसके साथ यहाँ पे आएंगे, द TBP एसोसिएटेड फैक्टर्स। टैफ यहाँ पे जरूर जुड़ेंगे इसके साथ, ओके। सो TBP और टैफ्स जो हैं वो सबसे पहले, टैफ जो हैं आपके यूजुअली TBP के साथ ही होते हैं, एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं।
और मेन आपका टीबीपी है। और टीबीपी को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने का काम कौन कर रहा है? टीबीपी जो है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ये बेसिकली रिक्रूट करता है या बाइंड करता है, बाइंड्स टू अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि आपका मेन और आई थिंक सबसे इसमें सबसे बड़ा, आई थिंक मैं कह सकता हूँ इसको, क्योंकि या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D को, आई थिंक इनका सबसे मेन जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो यही है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो है ये एक मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स है बेसिकली। इसके अंदर बहुत सारी आपकी जो है बहुत सारी सब यूनिट्स हैं, सो इट्स अ मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। और इसके साथ साथ बेसिकली अब मैं यहाँ पे बेसिकली आपको बताऊँ तो एक सीरीज में ये जुड़ते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे TF2D आएगा, वो रिक्रूट करता है TF2A को, सो लेट्स मेंशन दैट। TF2A जो है वो बाइंड करेगा TF2B के साथ, फॉर एग्जांपल TF2B, जस्ट अ सेकंड लेट मी मेक श्योर, या TBPDAB। या उसके बाद यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F आएगा, जो कि एक्चुअली लेके आता है, ये साथ में आते हैं आपके RNA पॉलीमरेज 2 जो है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F जो है, ये एक ही साथ आएंगे। तो इनको मैं एक सर्कल में यहाँ पे माइंड कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। इसके बाद यहाँ पे आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E ऑब्वियसली। और फिर अगर मैं कहूँ कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ आई वुड से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका TF2B भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है TF2H, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका TF2H है। ये मैं बताता हूँ इनके क्या क्या फंक्शन है बेसिकली। और यहाँ पे जब ये सारे रिक्रूट हो जाते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहले TBP आता है, दैट बाइंड्स विद TF2D, राइट। TAFs को यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, बट स्टिल रिमेंबर कि TFB TBP के साथ एसोसिएटेड हमेशा होते हैं, राइट। उसके पास TF2A, A पहले आएगा, B बाद में आएगा। उसके बाद TF2F आएगा, राइट। और RNA पॉलीमरेज का जैसा कि आप देख सकते हैं लेके आ रहा है। और अगेन RNA पॉलीमरेज की शेप आप देख सकते हैं कि क्रैब क्लो जैसी है, और यहाँ पे इसकी ये CTD है, सी टर्मिनल डोमेन, या फिर टेल आप बोल सकते हैं सिंपली। और ये सारे यहाँ पे रिक्रूट हो चुके हैं। इसके बाद आएंगे आपके TF2E, और लास्ट में सबसे आखिर में आता है आपका TF2H, राइट। और जैसे ये जो आपकी चीज है, इसी को बोला जाता है द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद यहाँ पे अगेन सेम चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर एस्केप, राइट। तो इसके बाद आपको पता होगा कि प्रमोटर एस्केप होने से पहले यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेंशन करते हैं कि इन सब की रिक्रूटमेंट होने के बाद आपका यहाँ पे क्या बन गया, इसको जस्ट लेट्स गिव इट अ सेकंड। सो यहाँ पे आपका क्या बन गया, इसको बोलेंगे हम द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जो आपका प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे अब बन के तैयार हो चुका है, राइट। सॉरी, लेट्स राइट इट डाउन, द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये जो है आपका बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा, राइट। जैसे ही आपका तैयार होगा, अगेन द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू वरी अबाउट इज द प्रमोटर एस्केप। बट उससे पहले यहाँ पे अगेन वही चीज होगी जो पहले हुई थी, अबॉर्टिव इनिशिएशन, राइट। अगर आपको अबॉर्टिव इनिशिएशन के बारे में पढ़ना है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, राइट। सो अबॉर्टिव इनिशिएशन यहाँ पे होगा बेसिकली। और प्रमोटर एस्केप जो है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो लेट्स यूज अ डिफरेंट पेन एक्चुअली। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो होगा प्रमोटर एस्केप। सो अब यहाँ पे प्रमोटर एस्केप जो है वो आपका नॉर्मल से थोड़ा सा यहाँ पे अलग होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोकैरियोट से कंपेयर करूं, सो इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट। लेट्स सी हाउ। प्रमोटर एस्केप में दो ऐसी चीजें हैं जो अलग होंगी प्रोकैरियोट से कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं। पहला तो है कि यहाँ पे ATP हाइड्रोलिसिस होगा। अगर प्रोकैरियोट्स का आपको याद हो तो उसके अंदर कोई भी ATP हाइड्रोलिसिस नहीं होता था, बट यहाँ पे आपको ATP हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, राइट। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ATP हाइड्रोलिसिस जो है इसका बेसिकली काम अगर मैं कहूँ तो DNA की मेल्टिंग में है। आई होप कि आपको पता होगा DNA मेल्टिंग क्या होती है, राइट। DNA की स्ट्रैंड्स का खुलना बेसिकली, राइट। और ATP हाइड्रोलिसिस के साथ साथ यहाँ पे आपकी जो टेल है पॉलीमरेज की, उसमें फॉस्फोराइलेशन होती है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो इस पिक्चर में इस टेल के ऊपर बहुत सारे फॉस्फेट्स लगे हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन भी होगी CTD की, सी टेल डोमेन, सी टर्मिनल डोमेन, राइट। सो फॉस्फोराइलेशन ऑफ CTD। तो ये दो चीजें यहाँ पे जो हो रही हैं वो आपको पहले कहीं नहीं देखने को मिलेंगी, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज देखने को मिलती है। और जो CTD है ना एक्चुअली ये बना होता है, आइए इसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये बना होता है आपका हेप्टाइड रिपीट्स का, राइट। ये किस चीज का बनेगा,
हेप्टापेप्टाइड रिपीट्स का। हेप्टा मीन 7 और पेप्टाइड बेसिकली जब अमाइनो एसिड्स जो हैं मतलब कि 7 अमाइनो एसिड्स, राइट। तो अगर एक दो अगर प्रोटीन के अंदर बेसिकली आपका एक अमाइनो एसिड है, दैट विल बी रेफर्ड एज अ रेजिड्यू और अ पेप्टाइड। 2 है तो डाईपेप्टाइड, 3 है तो ट्राईपेप्टाइड, 4 है तो इसी तरह से टेट्रापेप्टाइड, एंड 7 है तो हेप्टापेप्टाइड जो है आपके यहाँ पे रिपीट्स होंगे। और वो हेप्टापेप्टाइड रिपीट्स यूजुअली कुछ इस तरीके से होते हैं। आई थिंक टायरोसिन, आपके पास है सेरीन, प्रोलीन एंड देन अगेन थ्रियोनाइन, एक सेरीन भी आएगा यहाँ पे अब, और फिर प्रोलाइन और फिर दोबारा से सेरीन। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, यस, ये 7 हैं आपके वो अमाइनो एसिड्स जो रिपीट में प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज बेसिकली योर हेप्टाइड रिपीट। और ये हेप्टाइड रिपीट अगर बेसिकली अगर आप पॉलीमरेज को देखें, अलग अलग को पॉलीमरेज को, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं ड्रोसोफिला की, तो ड्रोसोफिला के अंदर इसके आई थिंक 45 बार ये रिपीट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, मतलब 45 बार ये सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगी। ह्यूमंस के अंदर 52 बार, और यीस्ट के अंदर आई थिंक 25-26 नहीं सॉरी 27 बार आपको यीस्ट के अंदर ये सीक्वेंस देखने को मिलेगी। तो मतलब जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हेप्टाइड रिपीट उतने आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, राइट। और जो फोस्फोराइलेशन है बेसिकली ये अगेन आपका कौन करवाएगा, जो ये आपका आखिरी बंदा है ना ट्रांसक्रिप्शन 2H, ये आपका करवाएगा। TF2H जो है ये करवाता है फोस्फोराइलेशन, तो इसको भूल मत जाइएगा, और यूजुअली सेरीन के ऊपर होती है, राइट। तो आइए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको फास्ट बता दिया है कि TBP आया, उसने क्या किया एंड ऑल दैट, राइट। उसके बाद D आएगा, A आएगा, B आएगा, सिंपल सी सीक्वेंस है। बट अब देखते हैं कि ये चीज़ें डिटेल्स में कैसे काम कर रही है। तो आइए सबसे पहले आपका आया था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, जिसने टाटा एलिमेंट पे बाइंडिंग की थी। तो सबसे पहले हम उसी को देखते हैं और देखते हैं उसका क्या रोल है यहाँ पे, राइट। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी द TBP बाइंडिंग, द टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स बाइंडिंग। हाँ, ये कैसे बाइंड करेगा, और इसका DNA की मेल्टिंग में भी रोल होता है, तो वो भी कैसे होगी। सो लेट्स स्टार्ट दैट। सो बेसिकली देखिए TBP का स्ट्रक्चर अगर मैं कहूँ तो इसके अंदर आपको अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट्स दोनों देखने को मिलती हैं। बीटा शीट्स जो हैं मेन वो ही होती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अल्फा हेलिसेस भी होंगे और बीटा शीट्स भी होंगे आपकी, या प्लेट्स वट एवर यू वांट कॉल देम। बट इसमें जो आपकी मेन है वो रहेंगी आपकी ये जो बीटा शीट्स हैं। ये जो बीटा शीट्स हैं ये इंटरेक्ट करती हैं माइनर ग्रूव के साथ, जो कि अगेन अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको बताया यूजुअली जो बाइंडिंग होती है DNA के साथ, जो DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं वो यूजुअली मेजर ग्रूव के साथ बाइंडिंग करते हैं, क्योंकि मेजर ग्रूव जो है वो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में रिच होती है। माइनर ग्रूव के साथ जो बाइंडिंग है वो अनयूजुअल है, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन माइनर ग्रूव में इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन स्टिल यहाँ पे जो है माइनर ग्रूव के साथ ही यहाँ पे बाइंडिंग होगी। और जैसे ही अगेन, क्योंकि आपको पता है कि माइनर ग्रूव, अगर मैं यहाँ पे एक DNA का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, लेट्स मेक इट एनीवेज। सो कुछ इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ये दो हैं आपकी, दीज आर द मेजर ग्रूव्स, राइट। और ये वाली भी आपकी मेजर ग्रूव है। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर फॉर द माइनर ग्रूव। दिस इज योर माइनर ग्रूव, दिस गाय, राइट। सो ये आपकी जो माइनर ग्रूव है इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कम है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, राइट। सो माइनर ग्रूव के साथ जब आपकी इंटरेक्शन होगी तो उससे होता क्या है, इससे आते हैं डिस्टोर्शन DNA में, क्योंकि DNA बीइंग अ हाईली फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल, जो DNA ये जो बाइंडिंग है बीटा शीट्स की, एंड अगेन एन अनयूजुअल चॉइस, यूजुअली आपको देखने को मिलेगा जो DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं वहाँ पे अल्फा हेलिसेस जो हैं वो ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, बट यहाँ पे बीटा शीट्स हैं, तो दिस लीड्स टू DNA डिस्टोर्शन। DNA का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टोर्ट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे DNA के अंदर बेसिकली मैं कहूँ तो बेंड आ जाता है, ओके। और ये जो बेंड है इसके अंदर अगेन आप ध्यान रखिए बाइंडिंग हो कहाँ रही है, टाटा एलिमेंट पे, राइट। तो बहुत सारे आपके पास AT हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो DNA में डिस्टोर्शन आता है उससे एक काफ़ी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। एक्चुअली DNA डिस्टोर्शन आता है क्योंकि यहाँ पे अराउंड 80 जो आपका डिग्रीज का बेंड है वो आएगा।
सो ये आइए देखते हैं कि कैसा लगता है डीएनए 80 डिग्री के बेंड के बाद जब टीबीपी उसमें बाइंडिंग करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका यू कैन से स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स कि आपका टीबीपी जो है वो बीटा शीट्स का यूज़ करके आप देख भी सकते हैं कि ये जो मेन है आपकी ये बीटा शीट्स हैं जो आपकी इंटरेक्शन करती है माइनर ग्रुप के साथ, और यहाँ पे लगभग 80 डिग्री का जो ये बेंड है ये आपके डीएनए के अंदर आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो ये इन कंडीशंस के बाद जो आपका जो डीएनए है वो अच्छे से डिस्टोर्ट हो चुका है यहाँ पे। और द थिंग इज कि जो फिनाइल एलेनिन रेजिड्यूज होते हैं जो आपका ये बीटा शीट्स हैं इसके अंदर आपके पास प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई पूछ ले, जस्ट इन केस मैं बताना चाहूँगा कि जो बीटा शीट्स हैं इसके अंदर आपका प्रेजेंट होगा द फिनाइल एलेनिन रेजिड्यूज। जो फिनाइल एलेनिन रेजिड्यूज दो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, वो आपकी जो है इंटरेक्शन करते हैं माइनर ग्रुपों के साथ, दैट लीड्स इनटू द डिस्टोर्शन इन द डीएनए, राइट। सो अब इसके बाद जो यहाँ पे एक्चुअली इंटरकलेशन होती है फिनाइल एलेनिन की और जो बेस पेयर्स हैं उनके बीच में। सो वो भी आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपको आई होप कि आपको पता होगा कि इंटरकलेशन क्या होती है, राइट। सो इंटरकलेशन बिटवीन द फिनाइल एलेनिन एंड द बेस पेयर्स। तो इसकी वजह से बिटवीन फिनाइल एलेनाइन एंड द बेस पेयर्स, तो ये इसकी वजह से जो इंटरेक्शन है दैट बिकम्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग, दैट रिजल्ट्स इनटू दिस बेंड। और इस स्ट्रॉन्ग बेंड के पीछे बेसिकली ये हेल्प करती है। ओके, तो यहाँ पे ये थे आपके बेसिकली द टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और कैसे वो फिनाइल एलेनिन रेजिड्यूज का यूज करके बेस पेयर्स के साथ जो इंटरकलेशन है उससे आपके डीएनए के अंदर 80 डिग्री का जो ये स्ट्रॉन्ग बेंड है वो आ जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे टैफ भी हैं, लेट्स मेंशन देम एज वेल, जिनको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एज टीबीपी एसोसिएटेड फैक्टर्स, राइट। सो टीबीपी के से जो आपके एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं जिनको हम इन शॉर्ट अगर आप चाहें तो टैफ्स भी बोल सकते हैं। टैफ्स का यहाँ पे काफ़ी रोल रहेगा टीबीपी के साथ ऑब्वियसली। जो टैफ हैं आपके आई थिंक टीबीपी के साथ एसोसिएटेड करने वाले फैक्टर्स जो होते हैं 10 के आसपास हैं आपके पास टैफ, अलग अलग टैफ्स हैं अगेन। और इनमें से दो टैफ जो हैं वो डीएनए पे बाइंड करते हैं एक्चुअली, और आई थिंक इनिशिएटर पे बाइंडिंग होगी। जस्ट अ सेकेंड, इनिशिएटर एलिमेंट आपको याद हो तो लेट्स गो बैक, मे बी आपको भूल चुके हैं। तो यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे अगर ये दिख रहा है तो ये आपका इनिशिएटर एलिमेंट है। यहाँ पे आपका टैफ जो है एक बाइंड करता है, राइट। और जो आपका एक जो टैफ है वो यहाँ पे बाइंड कर रहा है इनिशिएटर पे, दूसरा बाइंड करता है डीपीई, राइट, द डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, राइट। तो डीपीई पे दूसरा टैफ आपका यूजली बाइंड करता है। और इनके अंदर बेसिकली जो सारे टैफ है ना, ये जो 10 टैफ है मैं बेसिकली बता रहा था आपको, इनकी स्ट्रक्चरल होमोलॉगी है इनके अंदर। बेसिकली स्ट्रक्चर में लगभग वही चीज़ें हैं सबके, तो स्ट्रक्चरल होमोलॉगी है ऑब्वियसली। सो लेट्स मेंशन दैट एज वेल। सो स्ट्रक्चरल होमोलॉगी आपके शो करते हैं, और ये शो किससे करते हैं, स्ट्रक्चरल होमोलॉगी किससे मिलती जुलती है अगर आपको ध्यान हो तो ये हिस्टोन्स के साथ, हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ ये एक्चुअली में ये चीज़ जो है वो शो करते हैं। और इनकी जो बाइंडिंग है डीएनए के साथ वो भी लगभग हिस्टोन्स के जैसी ही होती है। और जो टीएफ हैं, टैफ बेसिकली हैं, वो क्या करते हैं आपके टीबीपी की बाइंडिंग को रेगुलेट करते हैं कि टीबीपी बाइंड करेगा या नहीं करेगा। अगर टैफ्स बाइंड नहीं कर पाते हैं, बेसिकली होता क्या है कि इनके अंदर एक इनहिबिटरी फ्लैप होता है, राइट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो टैफ्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए कि जैसे इसी डायग्राम को यूज़ करें तो कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं इनहिबिटरी फ्लैप्स। जो टैफ हैं इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके इनहिबिटरी फ्लैप्स। तो जो इनहिबिटरी फ्लैप्स हैं बेसिकली इनका यूज़ करके जब तक इनहिबिटरी फ्लैप्स, अगेन जो टैफ है वो टीबीपी के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मान लीजिए कि ये आपका टैफ है और इसके साथ टीबीपी भी जुड़ा होता है यूजुअली। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से अगर आपका जुड़ा है तो यहाँ पे ये जो फ्लैप है इसको बोलते हैं इनहिबिटरी फ्लैप। और अगर टीबीपी को डीएनए के साथ बाइंडिंग करनी है तो इट हैज़ टू बेसिकली डिस्प्लेस दिस, राइट। अगर डीएनए के साथ बाइंडिंग करनी है तो अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। सो यूजिंग दीज इनहिबिटरी फ्लैट्स, जो टैफ हैं आपके, दे आर रेगुलेटर्स ऑफ टीबीपी, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को वो रेगुलेट करते हैं कुछ इस तरीके से यूजिंग दिस इनहिबिटरी फ्लैप दैट आई ट्राई टू एक्सप्लेन,
राइट। और इसके बाद आइए अगले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे चलते हैं हम। दैट इज गोइंग टू बी, इसके बाद आया था आपका TF2B, राइट। सो नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज ऑब्वियसली द TF2B, that is going to be the next one. Okay, so transcription factor 2B जो है, first of all it is not multi subunit, it is single unit polypeptide chain, basically it's a single polypeptide chain है ये आपकी। इसके अंदर जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था TF2D जो कि एक मल्टी सबयूनिट कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं है। सो इट्स अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। और ये बाइंडिंग किससे करेगा? अगेन बिकॉज बी है तो आप समझ सकते हैं कि TPP से इसकी बाइंडिंग होगी। सो बाइंड्स टू TPP, ये जो आपका टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है उसके साथ यहाँ पे बाइंडिंग होगी इसकी, और ये इंटरेक्ट करता है बोथ। बाइंड करेगा TPP के साथ, ऑब्वियसली उसी वही इसको बाइंडिंग में हेल्प करता है, लेकिन ये बाइंड्स बोथ TPP एंड DNA आप लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ इसकी इंटरेक्शन है आपकी, राइट। बेस स्पेसिफिक इंटरेक्शन करता है ये, राइट। तो मैं यहाँ पे DNA के साथ ये भी लिखूंगा कि बेस स्पेसिफिक यहाँ पे इंटरेक्शंस होंगी मेजर ग्रुप के साथ। सो इंटरेक्शंस जो है यहाँ पे अगेन इस तरीके से ये काम करता है। और इंटरेक्शंस जो है वो यूजली जहाँ पे ये बाइंड करेगा वहाँ पे नहीं होती, ये उससे आके और पीछे होंगी बेसिकली, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और TF2B ऑल्सो इंटरेक्शन, अगर मैं इसकी लिखूँ बेसिकली इंटरेक्शन अलग से भी हम मेंशन कर सकते हैं, तो ये 3 के साथ इंटरेक्शन करेगा। TPP ऑब्वियसली क्योंकि उसके साथ बाइंड है, DNA उसके साथ भी इंटरेक्शन करता है, और RNA पॉलीमरेज जो कि अभी आया नहीं है, आने वाला है, उसके साथ भी इंटरेक्शन करेगा, राइट। TF2B जो है वो जब RNA पॉलीमरेज आ जाएगा, राइट, क्योंकि देखिए अभी तक हम अगर वापस चलें थोड़ा सा, तो अगर हमारा अभी TF2D हमें पहले डिस्कस करना चाहिए था, एक्चुअली सीधे हम B पे आ गए, बट कोई बात नहीं, हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे TF2D को। एक्चुअली TF2D को हम आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, मैंने आपको बताया था TF2D के बारे में, राइट, यहीं पे दैट इट इज़ अ मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स जो कि इंटरेक्शन करता है आपकी TPP के साथ। इसके बारे में आई थिंक ज़्यादा और इससे जानने की जानकारी जो है वो उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी हमें। बेसिकली इसके बाद जो है TF2 जो A और B आए हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने B को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो TF2B जो है ये RNA पॉलीमरेज के एग्जिट चैनल में, अगर आपको याद हो तो इट ऑक्यूपाइज द एग्जिट चैनल, द RNA एग्जिट चैनल। तो RNA जो है उसके एग्जिट चैनल जो है, जो कि RNA पॉलीमरेज के अंदर है, वहाँ पे ये बेसिकली उसको ऑक्यूपाई करके रखता है, राइट। जस्ट लाइक अगर आपको याद हो तो जस्ट लाइक जो आपको 3,4 लिंकर याद है, 3,4 लिंकर ऑफ सिग्मा प्रोटीन, बेसिकली सिग्मा 70 यू कैन से, राइट। तो वो भी RNA के एग्जिट चैनल पे ही रहता था। अगर आपको याद हो तो हम उसको आई थिंक 50 एंगस्ट्रॉम से मूव करते थे, तभी हम आगे बढ़ पाते थे, अदरवाइज जो है वो RNA एग्जिट नहीं कर पाएगा। और ये सब बेसिकली जब ये हटता था उसी के बाद प्रमोटर एस्केप पॉसिबल होता था। सो अगेन द सेम थिंग गोज हेयर। और ये भी बेसिकली यू कैन से जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B के ये जो रीजन्स हैं इनको हम लिंकर और रीडर ही बोलते हैं। सेम अगर आपको याद हो तो यहाँ पे भी इसको लिंकर बोलता थे, लिंकर बोला गया है, राइट। और इनको भी लिंकर और रीडर ही बोलते हैं बेसिकली, राइट। सो ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। आई थिंक इससे ज़्यादा तो ट्रांसक्रिप्शन 2B के बारे में आप जानकारी लेके क्या करेंगे, राइट। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बाइंड्स टू दिस, या इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F की, जो आपका TF2F है। इसको यही मेंशन कर दें, ये अगेन छोटे छोटे इनके बारे में ज़्यादा हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F ये 2 सब यूनिट आपका बेसिकली 2 सब यूनिट का ये आपका जो है बना होगा। और ट्रांसक्रिप्शन 2 जो F है आपका, ये बेसिकली इंटरेक्ट करेगा आपका RNA पॉलीमरेज के साथ, और ये स्टेबलाइज करता है, राइट। फॉर एग्जांपल आपका जो DNA, TPP और TF2B सो ये जो हैं आपके बेसिकली इनके साथ यहाँ पे ये इंटरेक्शन करेगा, राइट। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, DNA और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2FB का जो ये कॉम्प्लेक्स है, ये इसको स्टेबलाइज करेगा आपका TF2B बाय इंटरेक्टिंग विद RNA पॉलीमरेज। सो RNA पॉलीमरेज के साथ इसकी इंटरेक्शन होगी,
Let's mention that as well, interaction with RNA polymerase 2. ओके उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका डीएनए टीपीपी और टीएफ2बी का, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपके TF2F सॉरी ई और एच हैं उनकी रिक्रूटमेंट के लिए भी इसको यही काम करता है. सो इट ऑल्सो बेसिकली यू कैन से इट रिक्रूट्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, राइट. और जो आपका यहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं एक्चुअली, जो एक काफ़ी कम मेंशन्ड है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E. बेसिकली अगेन इट्स अ 2 सबयूनिट कॉम्प्लेक्स, बेसिकली नॉट अ कॉम्प्लेक्स, अगेन 2 सबयूनिट, इट इज मेड अप ऑफ 2 सबयूनिट्स. और इसके बेसिकली 2 ही काम होते हैं, ज़्यादा काम नहीं है इसके. पहला इसका काम यही है कि ये रिक्रूटमेंट करवाएगा, और दूसरा इसका काम है रेगुलेशन का. दोनों एक ही उसके करेगा ये, रेगुलेशन भी और रिक्रूटमेंट भी एक ही बंदे की करेगा ये, जिसको हम बोलते हैं द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H. ये आपका काफ़ी मेन है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो 2H है आपका. ओके रेगुलेशन भी इसी की होगी और रेगुलेटर भी इसी का करेगा बेसिकली. सो जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है, इसके पास खासियत हैं 2. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास ATPase एक्टिविटी भी है, राइट, और इसके पास काइनेज एक्टिविटी भी है. सो ये दोनों इसके पास एक्टिविटी हैं. तो इससे क्या पता लगता है आपको, अगर इसके पास ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली ATPase एक्टिविटी है तो ये ATP हाइड्रोलिसिस भी करवाएगा, और इसके साथ साथ काइनेज अगर आपके पास एक्टिविटी होती है तो आप यूजुअली क्या कर पाते हैं, यू कैन डू फॉस्फोराइलेशन, राइट, ट्रांसफर ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप. तो ये फॉस्फोराइलेशन भी आपका करवा सकता है, और इसी के साथ साथ ATP हाइड्रोलिसिस भी आपका करवा सकता है. तो ये दोनों काम जो है आपके करता है बेसिकली. और आई थिंक ये नॉट थिंक, आई एम क्वाइट श्योर TF2H जो है वो आपका सबसे लार्जेस्ट है. आई थिंक मैंने गलती से पहले बोल दिया था TF2D है, बट आई थिंक दिस इज द वन. और इसी के साथ साथ बेसिकली यू कैन से इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन एज वेल, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H. और जब तक ये फॉस्फोराइलेशन नहीं करेगा, बेसिकली यू सी दिस फॉस्फोराइलेशन ये कहाँ पे होती है, ये होगी आपकी एट CTD, सॉरी बेसिकली जो आपका C टर्मिनल डोमेन या C टेल डोमेन है, वहाँ पे ये जब तक फॉस्फोराइलेशन नहीं कराएगा तब तक प्रमोटर एस्केप नहीं होगा. तो बेसिकली फॉस्फोराइलेशन जैसे ही CTD पे होगी आपका प्रमोटर एस्केप हो जाएगा. सो कुछ इस तरीके से ये काम करता है आपका. अगेन ये जो ट्रांजिशन है ऑब्वियसली ATP डिपेंडेंट है, एज यू कैन सी ATP डिपेंडेंट है आपका ट्रांजिशन, जो प्रमोटर एस्केप यहाँ पे हो रहा है, राइट. मैंने आपको आई थिंक पहले भी मेंशन किया था, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ दैट इट इज़ ATP डिपेंडेंट. और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H जो है इसका DNA मेल्टिंग में भी रोल है. सो लेट्स डिस्कस दैट एज वेल. जो आपके DNA मेल्टिंग है वहाँ पे भी अपना रोल प्ले कर रहा है. तो बेसिकली होता गया, देखिए यूकैरियोट्स में जो इनिशिएशन प्रोसेस है आपको पता ही चल गया होगा यहाँ से कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. जो ATP ड्रिवन आपके ट्रांसलोकेटर्स हैं बेसिकली, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है, ये फंक्शन करता है एज ए ATP ड्रिवन हेलिकेज, राइट, एक्ट्स एज अ हेलिकेज काइंड ऑफ थिंग, राइट, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट बट समवट लाइक दैट. सो बेसिकली इसके जो सब यूनिट है वो बाइंड करती है DNA से, डाउनस्ट्रीम पे बाइंडिंग होगी यहाँ पे, लेट्स मेंशन दैट डाउनस्ट्रीम बाइंडिंग टू DNA, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है तो डाउनस्ट्रीम बाइंडिंग हो गया आपकी टू DNA, राइट. और वहाँ पे बेसिकली जो आपका अभी तक जो DNA यू कैन से डबल स्टैंडर्ड है, वहाँ पे एक बेसिकली राइट हैंड की बेसिकली यू कैन से कि थ्रेडिंग होती है बेसिकली, मतलब एक तरफ से जो आपकी सब यूनिट है वो क्लेफ्ट के अंदर घुसती है बेसिकली पॉलीमरेज की. और अगेन जस्ट इन सिंपल टर्म्स में ये कहूँगा कि ये जो एक्शन होता है ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H जो बेसिकली DNA के अंदर घुसता है, अब ऑब्वियसली ये चीज़ मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे किसी भी तरीके से, बट बेसिकली आप ऐसा समझिए कि डाउनस्ट्रीम पे जो DNA है उसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H की जो सब यूनिट है वो इंसर्ट होगी, और बेसिकली जो RNA पॉलीमरेज की जो क्लेफ्ट है उसके अंदर ये कुछ एक्शन इस तरीके से होता है बेसिकली कि जो आपका DNA है, जो अपस्ट्रीम बेसिकली आपका प्रेजेंट है DNA, वो फिक्स पोजीशन में हेल्ड करेगा और वहाँ पे मेल्टिंग होती है, राइट. सो बेसिकली कुछ इस तरीके से ये आपका काम करता है. इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेंगे.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये तो थे आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो आपके ट्रांसक्रिप्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, राइट। बेसिकली अगर प्रमोटर पे बाइंड कर रहे हैं एंड ऑल दैट, बट इनके साथ साथ यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, राइट। बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो, सॉरी आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, कि जो यूकैरियोट्स हैं इनके अंदर हमारा जो डीएनए है वो पैक्ड होता है स्टोन्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमें और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलेंगे एक्टिवेटर्स। सो एक्टिवेटर्स की भी यहाँ पे हमें जरूरत पड़ने वाली है। एक्टिवेटर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नोट यहाँ पे प्रमोटर पे प्रेजेंट नहीं होंगे। एक्चुअली लेट मी शो यू अ पिक्चर दैट विल गेट अस हेल्प, बेसिकली दैट विल हेल्प मी टू पेंट अ बेटर पिक्चर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको एक जो कॉम्प्लेक्स है, ये बताइए जो पिक्चर है आपको बेसिकली ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स शो कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो मैंने आप तक अभी तक मेंशन नहीं किए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके हैं ये एक्टिवेटर्स। फॉर एग्जांपल देखिए, ये याद रखिएगा कि ये प्रमोटर आपका यहाँ पे है, राइट। प्रमोटर यहाँ पे है, लेकिन प्रमोटर से काफ़ी पहले यहाँ पे बहुत सारी ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं। ये क्या है? रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। तो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस पे आपके बेसिकली यहाँ पे और भी प्रोटीन्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्टिवेटर्स होते हैं, दीज आर एक्टिवेटर्स गाइस। इसके साथ यहाँ पे क्रोमेटिन रीमॉडलर्स, बेसिकली क्रोमेटिन रीमॉडलर्स, क्योंकि जो हमारा डीएनए है वो हिस्टोन्स प्रोटीन के अराउंड ऐसे रैप्ड होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी नीड द क्रोमेटिन रीमॉडलर्स। और HAT जो है वो अगेन सेम प्रोसेस, हैट बोलते हैं हम इसको कॉमनली। इसको हम आगे पढ़ेंगे ऑब्वियसली जब ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन होगी, राइट। तो ये सब काम क्या करते हैं, ये क्रोमेटिन क्योंकि हमारा पैक्ट है उस चीज़ में ये हेल्प करेंगे, राइट। यहाँ पे एक सबसे बड़ा भी आपको दिख रहा होगा मीडिएटर कॉम्प्लेक्स, जिसका एक्चुअली में साइज जो है लगभग RNA पॉलीमरेज जितना बड़ा ही होता है। यहाँ पे हालांकि ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, बट बेसिकली दे आर ऑफ द सेम साइज, लेकिन काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी सब यूनिट से मिलके बना होता है यहाँ पे। और बेसिकली क्योंकि हमारा डीएनए जो है वो पैक्ड है, इससे थोड़े से चैलेंजेस जो हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं। मेनली यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टिवेटर्स हैं। सो जो एक्टिवेटर्स हैं ये क्या करते हैं, ये आपके बेसिकली जो आपका RNA पॉलीमरेज और जो कॉम्प्लेक्स बना है उसको स्टेबलाइजेशन में हेल्प करेंगे। और इनको हम अगेन, मैं यहाँ पे जस्ट मेंशन कर रहा हूँ, डिस्कस हम इनको बाद में करेंगे। ये इनका मेन फंक्शन ये होता है कि you can say they play a crucial role in recruitment of or basically you can say in you can say stabilizing, recruiting the first of all recruitment ऑफ RNA पॉलीमरेज। सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट होती है RNA पॉलीमरेज की, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। उसके बाद जो ये आपका कॉम्प्लेक्स बनता है इसकी स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प करेंगे ये। और यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ होती हैं, तो आइए उनको एक एक करके देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आई थिंक हमें इसी से शुरू करना पड़ेगा जो आपको बीच में सबसे बड़ा दिख रहा है, मीडिएटर कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले मीडिएटर, आई होप कि आपको पता होगा कि मीडिएटर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मीडिएटर मतलब बिचौलिया, right? So I think that is the best definition that I can come up with. Mediator complex basically means the bichaulia, right? ये आपका जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है आपकी, मतलब देखिए अगेन बिचौलिए का काम क्या होता है, जब आपकी यूजुअली किसी की शादी होती है तो दोनों जो लड़के का परिवार और लड़की का परिवार है उन्हें मिलवाने का काम होता है, राइट। लेकिन शादी के बाद तो बिचौलिए का कोई काम नहीं है ना। अगेन मीडिएटर कॉम्प्लेक्स सेम चीज़ है, RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत में जो है आपका मीडिएटर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बिचौलिया है, शुरुआत में शादी तक काम आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो सेम थिंग मीडिएटर कॉम्प्लेक्स भी यहाँ क्या करता है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है आपकी, जो आपकी यू कैन से एंगेजमेंट प्रोसेस है स्टार्टिंग वाली, उसमें मीडिएटर अपना काम कर रहा है, राइट। और यहाँ पे ये इंटरेक्ट करता है बेसिकली दोनों के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टिवेटर्स के साथ भी जो है बाइंड कर रहा है और RNA पॉलीमरेज के साथ भी बाइंड कर रहा है। तो इसका काम बेसिकली आपका बिचौलिए वाला है। आप देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मीडिएटर के बिना ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो सकती तो ये तो गलत होगा। मतलब ये वही कहने लायक है जैसे कि मतलब अगर मैं कहूँ कि बिचौलिए के बिना शादी ही नहीं हो सकती, तो ऐसा तो नहीं है। बिचौलिया अगर होता है तो यूजली आसान हो जाती हैं चीज़ें। सेम गोज फॉर ट्रांसक्रिप्शन। जो मीडिएटर कॉम्प्लेक्स है अगर ये आपका प्रेजेंट है तो ट्रांसक्रिप्शन आपकी थोड़ी ईजी हो जाती है, राइट। So first of all, you can say it is central to the recruitment process. So क्योंकि जो आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है स्टार्टिंग में जहाँ पे सारी चीज़ें रिक्रूट हो रही हैं आपकी, उसमें जो है आपका मीडिएटर कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके साथ साथ ये आपका जो
ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी है उसके साथ इंटरेक्शन करता है, ये कॉन्टैक्ट करता है। और इंटरेक्शन ये कैसे करेगा? ये यूजली जो आपकी CTD होते हैं ना, मतलब सी टेल डोमेन या सी टर्मिनल डोमेन ऑफ RNA पॉलीमरेज, उसके साथ ये यूजली इंटरेक्शन करता है। और इस रिक्रूटमेंट के बाद बेसिकली यहाँ पे एक सरफेस के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी CTD है, सी टर्मिनल डोमेन। एक सरफेस जो है मीडिएटर कॉम्प्लेक्स का वो यहाँ पे बाइंड करता है, और जो दूसरा है बेसिकली वो बाकियों के साथ, जैसे एक्टिवेटर्स हैं यहाँ पे, उनके साथ यहाँ पे बेसिकली फंक्शन करता है, राइट। और अगेन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा इट इज सेंट्रल। बेसिकली अगर आपके पास मीडिएटर है तो ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन आसानी से हो जाती है, बेसिकली इनिशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर नहीं है तो भी इनिशिएशन के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन हो फिर भी सकती है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि यू नो कि अगर ऐसा मीडिएटर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो इनिशिएशन होगी नहीं, मुश्किल है बट हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये इसके साथ साथ जो आपका मीडिएटर कॉम्प्लेक्स है ये काइनेज एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, काइनेज एक्टिविटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन 2H, एक्टिविटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। इसकी आपकी जो यू कैन से काइनेज एक्टिविटी है जिससे ये CTD की फोस्फोराइलेशन कराएगा। फॉर एग्जांपल फोस्फोराइलेशन तो यही होती है ना, राइट, समथिंग लाइक दिस। तो फोस्फोराइलेशन को भी ये कंट्रोल करवा सकता है आपका मीडिएटर कॉम्प्लेक्स, राइट। और इसके साथ साथ और भी काफ़ी रोल हैं बेसिकली, लेकिन अगेन मीडिएटर कॉम्प्लेक्स में फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं तो ये बहुत सारी सब यूनिट्स का बना होता है। इट्स नॉट लाइक इट्स अ सिंगल थिंग। इसके अंदर बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। कहाँ पे मेंशन करें हम? बेसिकली जो मीडिएटर कॉम्प्लेक्स है इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, राइट। तो वो 3 पार्ट आपके काफ़ी सिंपल हैं, अगेन याद रखने। आपके पास है हेड, मिडल, टेल। हम इसी को डिवाइड कर सकते हैं सिंपली, ये आपका हेड है, ये मिडल है, ये टेल है। सो अगेन इट इज़ जस्ट यू कैन से एक्चुअली में ये RNA पॉलीमरेज से भी बड़ा हो सकता है, एक्चुअली होता है। आई थिंक हमारे अंदर तो मीडिएटर कॉम्प्लेक्स बड़ा होता है, अगेन डिपेंडिंग। यीस्ट के अंदर आई थिंक सेम साइज का है। अगर वेट वाइज बात करें तो आई थिंक काफ़ी, जस्ट टू बी सेफ लेट्स से कि मीडिएटर कॉम्प्लेक्स जो है आपका, मैं इसको चेक करके दोबारा से मेंशन कर दूंगा कमेंट्स में, बट आई थिंक मीडिएटर कॉम्प्लेक्स है, इसका साइज जो है यूजुअली RNA पॉलीमरेज से बड़ा होता है। जब अब मैं जहाँ सोच पा रहा हूँ तो हाँ बड़ा होता है, आई एम क्वाइट श्योर, बट स्टिल मैं चेक करके डाल दूंगा। सो मीडिएटर कॉम्प्लेक्स जो है आपका वो यूजुअली इससे बड़ा होगा, अगेन क्योंकि इसके अंदर सब यूनिट्स जो है ना, देखिए बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी सब यूनिट्स का आपको मिलके ये बना होता है बेसिकली एक मॉड्यूल की तरह, राइट। और इसमें काफ़ी वेरिएशंस होते हैं यीस्ट का। बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें, यीस्ट का अलग है, ह्यूमंस का अलग है। और बेसिकली ये कुछ इस तरीके से बाइंड करता है कि 2 जगह इसकी मेन इंटरेक्शन है। वो 2 जगह कौन सी हैं? एक तो आपकी CTD है और दूसरी आपकी है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। इन 2 के साथ तो इसकी मेन इंटरेक्शन जो है वो होती है, क्योंकि ये फोस्फोराइलेशन वगैरह को अगेन मैंने बताया कि रेगुलेट करता है काइनेज एक्टिविटी को। तो काइनेज को रेगुलेट करेगा तो इट मीन्स फोस्फोराइलेशन को रेगुलेट कर रहा है। और अगर फोस्फोराइलेशन को CTD की बेसिकली जो, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक स्ट्रक्चर जो है आपके सामने रखा है, एक है यीस्ट मीडिएटर और दूसरा है ह्यूमन मीडिएटर। सो बेसिकली जो आपका ये वाला पोर्शन है दैट इज द हेड। सो लेट्स मार्क इट अप। ये आपका हेड है, ये आपकी टेल है, सेम है ह्यूमंस में और ईस्ट में, अगेन नो डिफरेंसेस है। और जो ये पोर्शन है ये आपका मिडल है। सो ये आपके 3 मॉड्यूल्स हैं बेसिकली, और ये है आपका मीडिएटर कॉम्प्लेक्स। और मीडिएटर कॉम्प्लेक्स इसके साथ साथ बाकियों से भी यहाँ पे इंटरेक्शन करता है, नॉट ओनली विद द RNA पॉलीमरेज एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, बट इट ऑल्सो इंटरेक्ट्स विद activators, राइट, क्रोमेटिन रिमॉडलर्स, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है आपको, अगर आप डायग्राम में देखें, इन दोनों के साथ भी ये बेसिकली आपके इंटरेक्शन जो है वो करता है, राइट। और यहाँ पे बेसिकली इन कॉम्प्लेक्सेस का ये जो आपके न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर्स और रीमॉडलर्स हैं, इनका काम बेसिकली यही है कि जो क्रोमेटिन पैकिंग है, अगर मैं इसको यहाँ पे रीमॉडलर्स जो हैं आपके क्रोमेटिन रीमॉडलर्स, दे हेल्प, ये बेसिकली असिस्ट करते हैं किस चीज़ में? असिस्ट इन डीलिंग विद क्रोमेटिन पैकिंग। जो क्रोमेटिन की पैकिंग है बेसिकली उसके साथ ये डील करने में हेल्प करेंगे।
ओके, सो ये है आपके अलग अलग बेसिकली एक्टिवेटर्स। अगेन मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, देखिए जब हम यू कैन से ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इन यूकैरियोट करेंगे तब हम इन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट, इन कंप्लीट डिटेल विदाउट मिसिंग एनीथिंग। आई थिंक मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिस कर दी हैं, राइट, बट दैट्स फॉर at present that will be enough. Thank you for watching. I hope you found this video helpful and informative. If you enjoyed the content, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe for more videos. Hit the bell icon to stay updated with our latest uploads.